बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आज सेनेट ऑफ पाकिस्तान का इजलास हुआ, उसमें फ़लस्तीन की सूरत हाल पे गुफ्तगू हुई, लेकिन फ़लस्तीन के साथ साथ पाकिस्तानी सियासत पर भी उसमें कुछ बातें हुई जो कि बहुत ही अहम है। और आप जानते हैं कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से पंजाब की निगरान हुकूमत के साथ एक मुश्तरका इजलास किया गया और उसके बाद जो गुफ्तगू हमारे सामने आई है तो उसमें ये कहा गया कि जी इलेक्शन की जो तैयारियां हैं वो शुरू हो गई हैं और पंजाब की जो निगरान हुकूमत है उसको इलेक्शन के लिए फुल सपोर्ट किया जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो इंतखाबात का इनेकाद है वो तो इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है, और जब कोई सवाल किया जाता है पंजाब हुकूमत से वो कहते हैं जी ये इलेक्शन तो इलेक्शन कमीशन ने करवाना है। इलेक्शन कमीशन कह रहा है जी कि हम जो पंजाब की जो निगरान हुकूमत है उसके साथ भरपूर ताउन करेंगे। तो ये इलेक्शन एक्चुअली करवाना किसने, और क्या ये जनवरी के आखिरी हफ्ते में वाकई हो जाएगा, और अगर होगा तो क्या चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें हिस्सा ले पाएंगे, क्योंकि बहुत से जो मुकदमात हैं उनके ख़िलाफ़ उनकी जो हेयरिंग्स हैं वो अब आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही हैं, और उनके जो सियासी मुखालफिन हैं उनकी तरफ से खुल्लम खुल्ला तासुर दिया जा रहा है कि वो अगले इलेक्शन से आउट होंगे। तो गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फैसल वाडा साहब, साबिक़ वफाकी वज़ीर हैं, नईम हैदर पंचोता साहब जो वकील हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, चेयरमैन तहरीक इंसाफ के भी वकील हैं, और अताउल्लाह तारड़ साहब लाहौर में हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। तारड़ साहब, क्योंकि आप लाहौर में हैं तो मैं आप ही से गुफ्तगू शुरू करता हूँ। ये बताएं कि आपको लग रहा है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में अब वाकई इलेक्शन हो जाएगा? बहुत शुक्रिया मीर साहब, यकीनन हो जाएगा। क्योंकि देखिए जो मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियां हुई, इलेक्शन कमीशन ने अपनी नेक नीति का सबूत इस तरह दिया कि उन्होंने उसको 14 दिसंबर से शॉर्ट करके वो 30 नवंबर तक ले आए। उन्होंने तकरीबन 14-15 दिनों की उसमें कमी वाक़ई की, और ये हल्का बंदियां इसलिए जरूरी थी कि मरदमशुमारी हो चुकी थी, स्टेट का एक एक्सपेंस हो चुका था, टाइम सर्फ हो चुका था। तहरीक इंसाफ ने बहुत सारे नए जिले बनाए थे पंजाब के सूबे में स्पेशली, तो वहां पर भी जो सीटों का एक एलोकेशन थी प्रोविंशियल हदूद के अंदर रहते हुए, उसका भी तयन होना था। तो लगता यही है कि इलेक्शन कमीशन भी सीरियस है, पॉलिटिकल जमातें भी इस काम के लिए तैयार हैं। तो मुझे लगता है कि अब जनवरी नहीं तो फरवरी के पहले हफ्ते में इलेक्शन जरूर हो जाएगा। और अब जो शेड्यूल हल्का बंदियों का आया है, अब लोगों ने अपीलें भी जमा कराई हैं, लोग प्रोसेस के साथ चल पड़े हैं, ठीक है। किसी ने बॉयकॉट नहीं किया। वरना हल्का बंदियों की भी शेड्यूल पे आप तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं, सब ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, उसका पार्ट बने हैं। तो इंशाल्लाह ताला इलेक्शन होगा जनवरी फरवरी के अंदर ही होगा। जी फैसल वाडा साहब, तारड़ साहब को यकीन है कि इलेक्शन जनवरी के आखिरी हफ्ते में या फरवरी के पहले हफ्ते में हो जाएगा, आप तो इत्तेफाक करेंगे ना उनसे? बहुत शुक्रिया मीर साहब। मीर साहब देखिए, मैं तो आपके प्रोग्राम में भी हमेशा बोलता रहा हूँ कि क्या PIA की फ़्लाइट टाइम पे चल पड़ी है? अब तो PIA की फ़्लाइट टाइम पे नहीं चल रही, वो मनसूख हो रही है। आप अब उसकी कॉन्टेशन में कुछ भी ले लें, लेकिन मैं हो जाएंगे। अब वो जो वक्त दिया है 25 जनवरी, मुझे मेरे हिसाब से 24 जनवरी, 28 जनवरी, तो वो 28 जनवरी तो सर बहुत टाइम भी बाकी है, और PIA की फ़्लाइट तब तक उड़ना शुरू होती है टाइम। तो आपकी गुफ्तगू से लग रहा है कि अभी आपको यकीन नहीं है कि 28 जनवरी को इलेक्शन नहीं होगा? देखिए मीर साहब, आपका ना, क्योंकि आप इतना सीजनड एंकर है, पुराने एंकर है, तो आप ना मुंह से चीज़ निकाल के उसकी कॉन्टेशन आपका काम है, आप कर लें। मैंने कहा PIA की फ़्लाइट टाइम पे चलनी पड़ी है पाकिस्तान में, आपने कहा तो मनसूख हो गई है। हाँ। तो अब आप दोनों चीज़ों को अपने साथ मिला लें, अपने पास रख लें, आपको जवाब मिल जाएगा जितना मिलना है। ये अभी मैं पिछले हफ्ते सदर आरिफ अलवी साहब को मिला था, वो भी कह रहे थे कि उनको नहीं लग रहा कि इलेक्शन जनवरी के आखिरी हफ्ते में होगा। उनको तो अब एम श्योर पता होगा, वो तो अब आपको पता है, एक ही केमिस्ट से जाके एक ही दवाई लेते हैं, उसी केमिस्ट में वो दवाई मिलती है, और वो दवाई का पता भी स्पेसिफिक उनके लिए है, तो उनको ज़्यादा बेहतर पता होगा। आखिर तो आप उनसे इत्तेफाक करते हैं? नहीं, मैं तो अपनी बात करता हूँ। मैंने तो आपको PIA की फ़्लाइट का कहा है, मैं उस पर खड़ा हूँ। आप कह रहे हैं PIA की फ़्लाइट जो है वो टाइम पे नहीं जा रही, मैं कह रहा हूँ वो मनसूख हो रही है, आप कह रहे हैं फिर आप समझ जाएं। तो मैं तो यही एज्यूम कर रहा हूँ कि आप कह रहे हैं इलेक्शन टाइम पे नहीं होगा। आप सर कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, मैंने अपनी बात कर दी सर, उसका मतलब निकाल लिया। नहीं पंचोता साहब, आपको क्या समझ आई है, ये क्या कह रहे हैं? देखिए, मैं बड़ी वाज़ेह तौर पर गुजारिश करना चाहूँगा कि वाहिद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो सुप्रीम कोर्ट में गई है 2 तारीख के लिए, वहाँ पर जो इलेक्शन के हवाले से केस है वो फ़िक्स है, और अदालतों के ऊपर अब इम्तिहान है, चाहे वो इलेक्शन के हवाले से डेट हो या जो बेगुनाह लोग कैद हैं
उनके हवाले से जो पटिशन दायर की हुई है उसके ऊपर समाअत हो, जो गिरफ्तारियाँ, अगवा और सिलसिला जारी है, या फिर चेयरमैन PTI की जो दरख्वास्त है जो कि हम सुप्रीम कोर्ट से रजू कर रहे हैं साइफर केस के अंदर ज़मानत के हवाले से, उसके ऊपर फ़ैसला हो। तो पहले तो हमेशा जितने दूसरे केसेस हैं यूं ही डिले हुआ है साइफर केस के अंदर, स्पेशली चाहे ट्रायल कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, और फिर बग़ैर जवाज़ के ज़मानत खारिज की गई है, उसके अंदर कोई चीज़ आप ज़रा एक चीज़ समझाएंगे जी कि ये जो साइफर केस में एक जो स्पेशल कोर्ट है उसकी समाअत जारी है? जी बिल्कुल जारी है जी। तो वो अगर समाअत जारी है तो सुप्रीम कोर्ट से आप कैसे रब्ता करेंगे? अभी तो फैसला नहीं आया। देखिए बात यह है कि जो नीचे समाअत जारी है जी, हम पहले उसी को चैलेंज किया है कि ये जो अदालत कंस्टिट्यूट की गई है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत, इसको कंस्टिट्यूट नहीं किया जा सकता और उस नोटिफिकेशन को कलअदम करार दिया जाए। उसके ऊपर पहले इतना लेट हाई कोर्ट में फ़ैसला दिया गया। इसके साथ साथ जो ट्रायल इन कैमरा चलाया जा रहा है, ओपन प्रोसीडिंग के हवाले से हमने मुतालबा किया है, जिसमें जनरल पब्लिक हो, सहाफ़ी हों और बाकी जो लॉयर्स हैं उनकी भी प्रॉपर एक्सेस हो। यहाँ पर एक बंद कमरे में खुद से जो ऑर्डर मर्जी है पास कर दें, क्या चल रहा है, क्या अदालत का रवैया है, क्या वहाँ पर गवाहों का क्या रवैया है, किस तरह से वो बयानात दे रहे हैं, आपको सामने पता है आपको कि आज़म खान को किस तरह से अगवा किया गया और 1.5 महीने के बाद, 4 हफ्तों 5 हफ्तों के बाद वो बरामद होते हैं और अदालत में किस अदालत में जाकर बयान देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो छुपा कर की जा रही हैं और ज़बरदस्ती की जा रही हैं, तो वो तमाम लोगों के सामने आए कि क्या बयानात हैं और क्या जुर्म है। जुर्म जब आपने किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है तो आपने उसको साबित करना है। अब उसको साबित करने के लिए सबसे जो पहली ज़रूरी चीज़ है जो कि ट्रायल के अंदर मिसिंग है, वो था चालान के साथ साइफ़र का लगा होना। तो वो कोई रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है। और फिर कॉपियाँ जो हमें दी गई हैं, जो मुकम्मल रिकॉर्ड है, जब इमरान खान साहब को वो दी नहीं जाएगा, साइफ़र, मिनट्स ऑफ मीटिंग या बाकी चीज़ें, तो फिर कैसे उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद किया जा सकता है कि आपके ऊपर ये जुर्म बनता है। तो वहाँ पर इस तरह से प्रोसीडिंग्स की जा रही हैं। हम कॉपियाँ लेते नहीं हैं, कहा जाता है कि आपको कॉपियाँ दे दी गई हैं और अगली डेट के ऊपर बगैर दस्तखत किए भी ये समझा जाएगा कि वसूल हो गई हैं। तो इस तरह से जो प्रोसीडिंग चल रही है उसकी क्या क्रेडिबिलिटी होगी जी? जी अताउल्लाह तारड़ साहब, आपकी जो ये खफीफ सी मुस्कुराहट है, इसमें क्या पैगाम पिन्हा है जो कि आप बयान करना चाहेंगे? कि जिस साइफर की कॉपी साथ लफ करने के हवाले से यहाँ पे आगुजारियां की जा रही हैं, अगर मुकदमा पढ़ लेते तो उसमें मुद्दा समझ आ जाता कि साइफर है वो मसरूका है, गुजारी है। मुद्दा ही है कि भाई आप साइफर घर ले गए, आप रख नहीं सकते, रखा, अब उसकी कॉपी कहां से, जो बाकी कॉपी आपने जलसे में लहराया और आपने अवाम को दिखाया कि ये बात तो ये है, आपकी जुर्म ये सरजद किया है कि आपने साइफर की कॉपी लॉफुली गैर कानूनी मेंटेन की। अब अगली बात ही जाए तो वो खान साहब को कहना वापस कर दें अगर उनके पास है तो, और वो उन्होंने लहराई थी, फिर बाद में मुकर गए, उन्होंने कहा जी ये कॉपी नहीं, मैंने घुमा दी है, मेरे से घूम गई है। अब ये पूरा मुकदमा आप इस बात पे नहीं आ रहे कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वायलेशन हुई है। हमेशा की तरह आप तकनीकी बुनियादों के पीछे छुप रहे हैं, जिस तरह आप तोशाखाना में छुपा करते थे कि जज पे एतराज, अदालत पे एतराज, एविडेंस पे एतराज आपने आज तक नहीं किया। आपने माना कि हमने ये चीजें बेची हैं। जब आपकी ऑडियो भी आई कि हमने खेलना है पाकिस्तान के बैन अवी ताल्लुकात के साथ, और देखें ये आजम खान के अगवा वाला कोई किस्सा नहीं है। दुनिया में फवाद हसन फवाद भी मौजूद है, दुनिया में आहद चीमा भी मौजूद है। कोई किसी को मजबूर नहीं कर सकता कि वो 1 स्कोर की स्टेटमेंट दे दे मजिस्ट्रेट के सामने गन पॉइंट पे। आजम खान एक चीफ है, वो कहता है कि मेरी गैरत और मेरी हुब्बुल वतनी गवारा नहीं करती थी, ये जो खिलवाड़ कर रहे थे मिलके, तो मैंने स्टेटमेंट दी है। आप ट्रायल को फेस करें ना, भाग भाग के हाई कोर्ट जाते हैं, भाग भाग के सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, ट्रायल का सामना करें, बताएं क्यों आपने ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वायलेशन की है। अच्छा, अब इसमें ये बताएं वाडा साहब, आपको क्या लग रहा है ये साइफर केस जो है ये कोई मंतकी इंजाम तक पहुंच जाएगा या सुप्रीम कोर्ट स्टे दे देगी? देखिए मीर साहब, अनफॉर्चुनेटली जो हमारा अदालती ढांचा है और निज़ाम है अदल का, वो तो देखिए 23 अक्टूबर को जो आपने ड्रामा देखा कि मिलिट्री कोर्ट्स को उड़ा दिया गया,
उसके तहत आप किन कोटों की बात करें, आप पुरानी इस्टेब्लिशमेंट की बाकियात यहाँ मौजूद हैं, एक गेम पाकिस्तान की सलामती का खेला जा रहा है, पाकिस्तान को तोड़ने की बात साजिश की जा रही है। के खिलाफ फैसला सही नहीं आया। देखिए मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर आप मुझसे कोई चीज़ गलत करता है तो मैं पर्चा दे सकता हूँ, आपका गलत करता है आप पर्चा दे सकते हैं। तो अगर फौज का कोई इंस्टॉलेशन है या फौज की स्पाइंग है तो कुलभूषण को भी आज़ाद कर दें। कुलभूषण का केस भी वीक हो गया है, मुल्क की सलामती। कुलभूषण का केस वीक हो गया है, जाहिर सी बात है, आपने स्पाइंग लॉ सस्पेंड कर दिया है, आपने मिलिट्री कोर्ट्स को सस्पेंड कर दिया है, उस ऑर्डर को निगेट कर दिया है, कुलभूषण का केस इंटरनेशनल कोर्ट्स के अंदर वीक कर दिया है। आप एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री हैं, आपने उसको अंदर क्वेश्चन कर दिया है। जो एसपीए के अंदर लोग नौकरी करते हैं फौजी, उनका कई राज होते हैं, वो कल रिटायरमेंट का सिविलियंस हो जाएंगे तो वो कोर्टों में चले जाएंगे, 30 साल वहां फैसला होगा। और ये तो पुरानी स्टैब्लिशमेंट की बाकियात है, ये तो सियासी आपने देखा है ये डिसीजन है। ये कोर्ट का जो 23 अक्टूबर का फैसला है मिलिट्री कोर्ट का, ये सियासी है। आप सियासत करें आकर, फौज में किसी को शौक है वो भी सियासत करें आकर, कोर्ट में किसी को शौक है वो भी सियासत करें। तो गैलरी के अंदर खेला गया है। ये तो पाकिस्तान के साथ खेलने वाला काम है कि आप आज से आप कोई भी आदमी यहां जासूसी करे, कोई भी तंसीबात उड़ा दे जाकर, कोई भी हमारी न्यूक्लियर आर्म्स की सीक्रेट्स आउट कर दे। आप इस मुल्क के अंदर 10-20 आदमियों की बादशाहत है, उनके बाप का मुल्क है, जिसको चाहे पॉलिटिशियन चाहे कर दे, फौजी चाहे कर दे, एस्टैब्लिशमेंट चाहे कर दे और कोर्ट चाहे कर दे। आपने ये कहा है कि ये जो फौजी अदालतों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इससे कुलभूषण को फायदा पहुंच रहा है। 100% पहुंच गया। देखे ना, आपका नेबरिंग कंट्री है इंडिया, आपने कभी इंडियन कोर्ट्स को ऐसा फैसला करते हुए देखा है जिसमें उनकी मुल्क की सालमियत का क्वेश्चन बन जाए? ये तो पाकिस्तान का खेल रहे हैं, ये पाकिस्तान की तकदीर के साथ खेल रहे हैं, उसकी सलामती के साथ खेल रहे हैं, उसकी सिक्योरिटी के साथ खेल रहे हैं। एक इदारा है जिसका डेटरेंट है, जो डिफेंस है हमारा, उसमें आपने कह दिया इस मुल्क के अंदर अंधा कानून है, हमारे बाप की जागीर है। वो जो आपको आप ये कह रहे हैं सर, आर्मी एक्ट का जो 21D उड़ाया, मुझे नहीं पता 21D है या 13D है या 20D है, मुझे नहीं पता, बट मुझे ये पता है कि ये सियासी फैसला है। इससे आपने पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और पाकिस्तान के साथ एक साजिश कर दी है। और जो स्पाइंग हो रही है, जो जासूसी हमारे मुल्क में हो रही है, उसको लीगल कर दिया है कि दहशतगर्द तंजीमें उसका वेलकम कर रही हैं कोर्ट के डिसीजन को, जिससे हमारी फौजें लड़ रही हैं। और आप न्यूक्लियर आर्म कंट्री होते हुए इतना बड़ा ब्लैंकेट ऑर्डर दे देते हैं, तो ये तो बाप की जागीर है ना इस मुल्क के अंदर, जो चाहे आगे जो कर जाए। पंजोता साहब, फैसल वाडा साहब रेड लाइन क्रॉस तो नहीं कर गए? देखिए, बात यह है कि इस वक्त जो ये केस था सिविलियन कम्युनिटी ट्रायल के हवाले से, ये कोई जासूसी के हवाले से नहीं था, बल्कि ये था कि जलाओ घराव तशद्दुद तोड़ फोड़ उसके ऊपर था, नंबर 1। नंबर 2, जब आपके पास एक पूरा सिस्टम मौजूद है, एक हायरार्की है पूरी, जिसमें आप देख लें सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एक पूरा सिस्टम आपके सामने अवेलेबल है, और उसके अंदर पीपीसी हो या एंटी टेररिज्म कोर्ट के हवाले से मुकदमात हों, तो आप वो मौजूद लॉ होने के बावजूद, वो लगने के बावजूद आप कैसे उसको जो है, लेकिन इसमें एक सवाल पैदा होता है कि वो जो 21D जी उसको गैर मुअस्सर किया गया, उसकी कोई जरूरत थी? देखिए, मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ कि बेसिकली तो जो 102 लोगों का ट्रायल शुरू किया गया, उसके अंदर जो है, जब एक सिस्टम मौजूद है, 110 के करीब लोग केपी में पहले स्टार्ट हुए, बाद में 6 पहले और बाद में 10, तो इसी तरह से लाहौर के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर ये लोगों का ट्रायल स्टार्ट किया गया। तो ये कानूनी तौर पर नहीं किया जा सकता था, और कोई भी जो है आइन है, आइन से हट कर कोई भी लॉ जो है वो। एक सवाल आपसे कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो उस वक्त जो सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हो रहा था, तो उस वक्त तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है वो ये वाला मौक़िफ़ क्यों बयान नहीं कर रही थी जो आप बयान कर रहे हैं? देखिए, बात यह है कि उस वक्त का मौक़िफ़ वो देखना पड़ेगा कि जो किसे चल रहे थे वो किस नौइयत के थे, जासूसी के थे या हमले के थे, या सुने जी, मोहम्मद अस्करी साहब जी एक फौजी अफसर के बरखुरदार थे जी, उन्होंने सिर्फ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के बारे में एक ख़त लिखा, उनको भी भेजा, बाकी और फौजी अफसरों को भी भेजा, किसी उन्होंने फौजी तनसीबात पर हमला नहीं किया। उनके खिलाफ मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हुआ, सजा दी गई। अदरीस खटक साहब ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थे, ठीक है जी, उनके खिलाफ मिलिट्री कोर्ट में केस चला, उनको सजा हुई। तो लतीफ़ अफरीदी साहब जाके कहते थे जी कि ये गलत हो रहा है जी, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो कोई नहीं उनका केस सुना। देखिए, इसमें आप देख लेना कि इससे पहले भी कितने फैसले हुए होंगे पाकिस्तान के अंदर जो सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल हुए होंगे, और इसी तरह से ही लॉ जो है वो बनता है। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो उनके ऊपर जो वर्कर्स, जो PTI के सपोर्टर जो वहाँ पर गिरफ्तार, उस हवाले से रजू किया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, हाँ ठीक है, इतने अरसे के बाद फैसला आया है, तो जब उन्होंने वाज़ह क्लियर भी कर दिया कि जब दूसरा है सिस्टम मौजूद है तो कैसे ये यहाँ पर चला। बिल्कुल ठीक है जी, आप कुछ कहना? मैं इनकी बात करते
करते हुए APS जो हुआ था सानिया, उसके अंदर सबको मिलिट्री कोर्ट्स ने फांसी की सजा दी, डेथ सेंटेंस दी। एक आदमी कोर्ट में गया था, वो आज तक उसका फैसला नहीं हुआ। 30-30 साल 35-35 साल कोर्टों में फैसला नहीं होता। आप किस तरीके से ये कह रहे हैं कि ये आपका सिविल मिलिट्री कोर्ट्स का राइट नहीं है? मुझे आप ये बताएं मीर साहब कि आज आप जजों के खिलाफ कोई नाम लेके बात कर दें, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगी ना आपको? तो अगर इसी तरह आपके घर में कुछ हो गया, खुदा ना खास्ता मेरे घर में कुछ हो गया, तो हम पर्चा काटेंगे ना जाकर। तो ये कैसे हो सकता है कि आप तनसीबात उड़ा रहे हैं, तनसीबात के अंदर फौज की इंस्टॉलेशन को आग लगा रहे हैं, बदमाशी करते हैं, और उसके बाद आप जो आपके हिसाब से जो भी DB जो भी है लॉ वो उसको सस्पेंड कर दिया है, तो उसके तहत आपने क्या किया है कि इस मुल्क के अंदर आएँ, साजिश करें, सीक्रेट एक्ट लें। जो फौजी काम कर रहे हैं आज, जो कल रिटायर होंगे, वो भी सिविलियन एक्ट के अंदर कोर्टों में चले जाए, तो इस मुल्क के अंदर खुली लाइसेंस दे दिया आपने तबाही करने का। इस पे तारड़ साहब आपसे मेरा सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट के एक 5 मेंबर बेंच ने फैसला दिया है कि जी सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं हो सकता, तो आप नहीं समझते कि ये आइन और कानून की बालादस्ती कायम हुई है इस फैसले से? क्योंकि कलभूषण भी एक सिविलियन है ना, और कलभूषण भी एक सिविलियन है, और कल को कोई दहशतगर्द किसी जगह पे गुंजान आबाद इलाके में जाके खुदकश हमला करेगा और उसके जो सहूलतकार पीछे पकड़े जाएंगे वो भी सिविलियन होंगे। तो ठीक है, बिल्कुल बड़ा अच्छा है कि आप अब मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल ही बंद कर दें। आपको याद होगा जब अब दहशतगर्दी की जंग लड़ रहे थे, जिसमें हजारों सिविलियंस ने, फौजियों ने, पुलिस वालों ने जामे शहादत नोश किए हैं, हमारा खून बहा इन गलियों में, इन सड़कों में, हमारे शहरों में बारूद की बू फैली रहती थी। उसमें किस तरह कंट्रोल पाया गया था? क्योंकि दहशतगर्दों का, शरपसंदों का ट्रायल जब चलता था आम कोर्टों के अंदर, वो जज को भी डराते धमकाते थे, रिलीफ लेते थे और फिर डबल कार्रवाइयां करते थे बेल लेने के बाद। बात यह है कि जब 21D आपने उड़ा दिया, आपने कलभूषण को भी रिलीफ दिया, आपने आज के बाद अगर कोई गैर मुल्की जासूस पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऑपरेशन करेगा, आपने उसको ये कह दिया कि तुम्हारा मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं होगा। आपने दहशतगर्दों को कह दिया कि आपका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं होगा, तुम जो मर्जी करो। मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं। और देखिए एस्पियोनाज क्या होता है? एस्पियोनाज ये होता है कि आप अंदरूनी तौर पे ऐसे हमले करें जिससे बैरूनी ताकतों को ये मौका मिले कि वो आप पे हमला कर दें। 9 मई की रात अगर खुदा ना खास्ता बॉर्डर के पार से हमला होता तो लाहौर में दिफा कौन करता? ये बड़े चुपते हुए सवाल आते हैं। अच्छा, लेकिन इसका तारड़ साहब, इसका बेहतरीन हाल ये नहीं है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है वो इस मामले में नजरसानी की दरख्वास्त दायर करे और जो पॉइंट आपने और फैसल वाडा साहब ने कहे हैं वो उस दरख्वास्त में वो डाल दें कि जी 21D जो है उसको सस्पेंड नहीं करना चाहिए था? तो 100% इसके खिलाफ जाना चाहिए फेडरल गवर्नमेंट को। और मेरी आपकी पिछले दफा आपके फोरम पे हमने सेनेट के इजलास के लिए आवाज उठाई, आज सेनेट का इजलास हो गया। आज मैं आप ही के प्रोग्राम में फेडरल गवर्नमेंट से इस्तदा करता हूं कि इसके खिलाफ अपील दायर करें। देखें, ये राइट टू फेयर ट्रायल नहीं इंपीड होता, क्योंकि आपके पास हाई कोर्ट जाने का मौका है, सुप्रीम कोर्ट जाने का मौका है, आर्मी चीफ के पास अपील है, सदर के पास अपील है, आपके पास 100 मौके फेयर ट्रायल के। मगर पीटीआई के लोगों को तहफ्फुज देने के लिए अगर दहशतगर्द और उसके बाद गैर मुल्की जासूस इससे फायदा ले जाएं तो निहायत अफसोस का मकाम। सर, जो इंटरनेशनल कोर्ट्स है उसके अंदर इंडिया गया था कुलभूषण के लिए कि ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। इंटरनेशनल कोर्ट्स ने भी कहा कि उनको वही सहूलत मिल रही है जो आम कोर्ट्स में मिलती है। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट्स ने भी इसको इंडोर्स किया। मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर भी आपके अपील का राइट है, लेकिन ये तो नहीं पॉसिबल कि आप मिलिट्री की इंस्टॉलेशन, न्यूक्लियर आर्म कंट्री होने का अपने न्यूक्लियर एसेट्स को क्वेश्चनेबल कर दें और यहाँ एक लाइसेंस दे दें क्योंकि मेरे बाप का मुल्क है, मैं गैलरी में खेल रहा हूँ, मुझे सियासत करनी है, मुझे सियासी रिलीफ देने, मुझे सियासत करनी है, तो भाई सियासत करो आकर। असल में तो जो कर रहे हैं सादिक अमीन जो हैं, जो सादिक अमीन का सर्टिफिकेट हमें देते थे, वो खुद केसेस में फंसे हुए हैं, उनका तो अभी टेस्ट है। वो कैसे, ये कैसी चीजें हो रही है पाकिस्तान के अंदर? इसके ऊपर तो एक्चुअली आर्मी कोड को इस पे एक्शन ले लेना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की सालमती और सलामती और पाकिस्तान की बका की बात है। आज तो आप और तारड़ साहब एक ही पेज पे नजर आ रहे हैं। मुझे तारड़ साहब का देखिए पॉलिटिकल व्यू कुछ होगा, मैं तो पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। पाकिस्तान के लिए अगर फौज भी गलत करेगी मैं उनके लिए भी आवाज उठाऊंगा, अगर अदालतें निजाम करेगा तो भी मैं क्वेश्चन करूंगा, पार्टियां करेंगी तो भी मैं करूंगा। तो मैं तो निजाम की बात कर रहा हूं। ये पॉसिबल नहीं है मीर साहब, जो आपने इस मुल्क के अंदर ये सस्पेंड किया है, इसके बाद आपकी दहशतगर्द तंजीमें खैर मकदम कर रही हैं अदालती फैसलों का। और मैं तो अदालतों से भुगत चुका हूं कि गैलरी के ऊपर लोगों ने खेला, मतलब ना आगे देखा ना पीछे देखा, और 4 घंटे में फैसला करने की जरूरत क्या थी?
जो पार्टियां इसके अंदर इन्वॉल्व थी, फौज की जैक ब्रांच थी, असेंबली की थी, दूसरी थी, उनको क्यों नहीं बुलाया? रिव्यू पिटीशन फाइल करवा इस मुल्क के अंदर रिव्यू पिटीशन डालते हैं। सर ये लाइसेंस दे दिया आपने पाकिस्तानियों को कि आप किसी ओहदे पे आ जाएं, आप अपनी मनमानी करें, वो ठीक जो है, करना करें। पुरानी इस्टेब्लिशमेंट की बाकियात अभी भी अदालती निजाम के अंदर मौजूद है। पुरानी इस्टेब्लिशमेंट की बाकियात हर जगह पे मौजूद अच्छा है। सुने, और उसका मैं सबूत आपको भी दूंगा। ये मुल्क अगर ठीक करना है अदालती निजाम, और इस निजाम को भी जिसमें लाइसेंस दिया जा रहा है, आप सबसे पहले दो काम आपने करने हैं। एक, जो हाई कोर्ट की मुद्दत है उसको सुप्रीम कोर्ट की मुद्दत से मिला दें, ठीक है, और एक चीफ जस्टिस को मिनिमम 2 से 3 साल का टेन्योर दें। अब आप और तारड़ साहब का एक ही मौकफ है, पंजोदा साहब का मौकफ जरा मुख्तलिफ है। और पार्टी स्पेसिफिक जा रहे हैं ना, हम तो बात करें इन जनरल बात कर रहा हूं कि आप टैंक उड़ा दे जाके। आज मैं जाऊं F-16 उड़ा दूं, क्योंकि मुझे तो कानून और आइन जिसको मानते हैं आप, उसने मुझे तहफ़्फ़ुज़ दे दिया है। अरे भाई मुझे हो गया। और मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदेद। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में कि सिविलियंस का ट्रायल नहीं हो सकता मिलिट्री कोर्ट्स में, उस पर तनकीद कर रहे हैं फैसल वाडा साहब भी और अताउल्लाह तारड़ साहब भी, क्योंकि फैसला आ चुका है, लिहाजा उस फैसले पे तनकीद करना इनका राइट है। लेकिन ये कहना कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो उसमें अभी तक बाकियात हैं, ये इनकी एक राय है फैसल वाडा साहब ने। अदालती निज़ाम में है बिल्कुल बाकियात, उनके ऊपर केसेस हैं जो सर्टिफिकेट दे रहे हैं। मैं भी एक काउंटर आर्गूमेंट दे रहा हूँ कि जो बाकियात हैं वो बहुत सी बाकियात जो हैं वो और जगहों पर भी मौजूद हैं। और मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ कि इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फैसले के ज़रिए साबिक फौजी डिक्टेटर परवेज़ मुशर्रफ को यूज़रपर करार दिया था, यानी कि गास था, और उन पे केस चलता रहा। और फिर जब फैसला एक स्पेशल कोर्ट का आया तो उसको मुस्तरद कर दिया गया। उस वक्त PTI की हुकूमत थी, लेकिन PTI की हुकूमत ने इस्लामाबाद शहर की किसी सड़क का नाम जो है वो परवेज़ मुशर्रफ के नाम पे नहीं रखा। ये बाद में हुआ वाक़या, और किस तरह हुआ, ज़रा एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए राशिदा शुएब की। कौमी हीरोज़ की खिदमात के बेहतरीन एतराफ़ के लिए अहम इमारतों और शाहराहों को उनके नाम से याद किया जाता है। ताहम इस्लामाबाद की एक निजी हाउसिंग सोसाइटी में एक सड़क ऐसी भी है जो आइन शिकनी की याद दिलाती है। इस सड़क को परवेज़ मुशर्रफ के नाम से मंसूब किया गया है। कैसा शख्स जिसने 2 दफ़ा आइन को तोड़ा और इस मुल्क पे डिक्टेटरशिप था उसकी, तो रखा, और मुल्क उसी की वजह से ख़राब भी हुआ बेतहाशा। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये नाम इस रोड के साथ सूट करते। कंट्रीब्यूशन उनकी एज सच कोई लगती नहीं है, जैसे कोई शुहदा का नाम हो या कोई बहुत हीरो के तौर पे उन्होंने कोई ऐसे काम किए हों। जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ 1999 में मुंतखब हुकूमत का तख्ता उल्टाकर 8 साल तक इक़्तिदार पर काबिज रहे। 3 नवंबर 2007 को परवेज़ मुशर्रफ ने आइन मुअत्तल करते हुए मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक फौजी आमिर को आर्टिकल 6 के तहत गासिब करार दिया था, जबकि खुसूसी अदालत ने उन्हें सजाए मौत सुनाई थी। एक ऐसे शख्स के नाम के ऊपर एक सड़क मंसूब कर दी जिसने 2 दफ़ा इस मुल्क का आइन तोड़ा और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने यूज़रपर करार दिया। ये एक बहुत बड़ा मजाक है इस मुल्क के साथ, आइन के साथ ये खिलवाड़ है। बाजवा साहब का भी मुआवजा होना चाहिए कि उन्हें किस कानून के तहत इसकी मंजूरी दी और जाने से, रिटायरमेंट से जाने से पहले वो इस सड़क का इफ्तिताह करके गए। शहरियों ने हुकाम से मुतालबा किया है कि शाहराह का नाम फौरन तब्दील किया जाए और आइन शिकन को हीरो बनाकर पेश करने वालों को कानून के कटहरे में लाया जाए। कैमरामैन मोहम्मद यूसुफ के साथ राशिदा शुएब, कैपिटल टॉक, इस्लामाबाद। अच्छा पंचोदा साहब, अब बाजवा साहब ने जाते जाते सड़क का इफ्तिताह भी किया, तो आपके ख्याल में एक किसी सड़क को मौसूम करना किसी आइन शिकन के नाम से, तो ये तौहीन अदालत नहीं है? देखें, यहाँ पर तौहीन अदालत की कार्रवाई करेगा कौन जी? पहली बात तो ये है ना, यहाँ पर रोज़ाना आइन तोड़ा जाता है, सुप्रीम कोर्ट हुक्म देती है, आइन के अंदर मौजूद वाज़ह तौर पर है कि इलेक्शन इतने टाइम के अंदर होना है, उसके बावजूद नहीं करवाया जाता और गैर आइनी हुकूमतें जो हैं वो फिर वहाँ पर बैठे बैठे ऑर्डर पास करती हैं कि एक सज़ा याफ्ता जो मुजरिम है उनकी सज़ा भी सस्पेंड कर दी जाती है। तो फिर उस वक्त अदालत जो है उसके ऊपर वो क्या किया जाए कि किसने तौहीन अदालत की कार्रवाई करनी है। दूसरे नंबर पर जो बात हो रही थी, देखें फॉर एग्ज़ाम्पल आज इस्लामाबाद ये पुलिस हेडक्वार्टर या किसी जगह के ऊपर जाकर जो चंद शहरी हैं वो जाकर तोड़ फोड़ करते हैं, हमला करते हैं, या फिर किसी जो स्कूल है उसके ऊपर करते हैं, या फिर कोई ऐसा FIA की बिल्डिंग है उसके ऊपर करते हैं, तो क्या FIA एक्ट हो या इस्लामाबाद पुलिस एक्ट हो या टीचर एक्ट के तहत उनके ऊपर मुकदमात चलाया जाएगा? बात यह है कि जब कानून मौजूद है और फेयर ट्रायल वहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है, वहाँ पर
हमने देखा है कि जब 6 लोगों का ट्रायल वहाँ पर चल रहा था तो 3 मेंबर बेंच बैठा हुआ था, जिसमें कर्नल साहब और मेजर साहब थे। उनको नहीं पता था लॉ का, और बाकायदा तौर पर जब वकला पेश हुए हैं, उनसे जब सवालात किए गए हैं तो उन्होंने गैप मांगा है कि मुझे 10 मिनट का टाइम दिया जाए, आधे घंटे का दिया जाए। बार बार वो उठ रहे थे और पूछ रहे थे कि कैसे इसको चलाना है। तो एक ये नहीं कि एक तरफा जहाँ पर सहाफ़ियों की भी किसी चीज़ की एक्सेस ही नहीं है और महीने के अंदर ही खुद ही सारा वो फैसला दे देंगे, तो वो कैसे फेयर ट्रायल आपके ख्याल में 2(1)D को जो गैर मौसर करार दिया सुप्रीम कोर्ट ने, वो ठीक किया है? जी बिल्कुल, लाइन के मुताबिक दिया है। दूसरे नंबर पर यह है कि जो की है बात, लेकिन यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है ना कि 2(1)D तो बड़ी देर से मौजूद थी आर्मी एक्ट में जी, तो ये हमारे मौजूद जज साहबान को अभी क्यों याद आया? देखिए ये तो खिलाफ है ना, मैंने पहले भी गुजारिश की है कि ये पहले ही आ जाना चाहिए था, और जितने लोगों का आज तक हुआ है ये इसके ऊपर नहीं होना चाहिए था, तो होना चाहिए था फैसला। ये देखिए मैं तो जज नहीं था, साल से ये मैं तो जज नहीं था, मैंने तो नहीं फैसला कोर्ट में ट्रायल हुआ है जी, उनका जवाब दे अब कौन होगा? तो इसके इनका ट्रायल होगा, इनको फांसियां होंगी, उनको जिंदा करेंगे। बिल्कुल, जो बेगुनाह, मजाक कर रहे हैं ना ये लोग। अच्छा, इसमें अब जो बेगुनाह लोग वैसे सजाए मौत हुए हैं, जो जिनके साथ ज्यादती हुई हैं, उनका हिसाब कौन दे? जिनके 50,000 के सभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तारड़ साहब, आपसे सवाल है मेरा कि आपकी हुकूमत बरतरफ हुई थी 99 में, मुशर्रफ ने बरतरफ की थी, तो ये आप क्या कहेंगे कि अगर इस्लामाबाद की किसी सड़क का नाम एक आइन शिकन शख्स के साथ मंसूब किया जाता है तो वो तौहीन अदालत नहीं है? देखिए, एक तो आपको याद होगा मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज हैं, हाँ, उन्होंने मुशर्रफ के स्पेशल कोर्ट के वजूद को ही उड़ा दिया था। वो तो फैसला फील्ड में ही है ना, तौहीन अदालत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब किसी प्राइवेट सोसाइटी ने नाम रखा है, वो उनकी मर्जी है, सरकारी वो जगह तो नहीं है। मगर तौहीन अदालत वाला मैं सिर्फ लीगल जवाब आपको दे रहा हूँ, ये सियासी जवाब नहीं है कि जब वो स्पेशल कोर्ट का वजूद उड़ा दिया, उसकी कॉम्पोजिशन को, उसके बनने को उड़ा दिया, तो वो तो अदालती ऑर्डर मुशर्रफ वाला फील्ड में ही नहीं है। नहीं, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि ही इज अ यूजरपर, वो तो मौजूद है, वो तो खत्म नहीं हुआ। मगर वो जो एक ट्रायल हुआ था और बाकायदा आर्टिकल 6 की कार्रवाई हुई थी, ये तो एक ओपिनियन है ना कि यूजरपर वाला, आगे कोई एक्शन रेकमेंडेड नहीं है, कोर्ट का कोई फैसला मौजूद नहीं है उस तरह से। वो जो था वो फैसला उठ चुका हुआ है। ठीक है, क्लियर कर दी। ठीक है, ये आपकी एक लीगल पोजीशन है, तो आप कुछ कहना चाहते हैं इस पर? सर देखिए, मेरा मीर साहब तारड़ साहब की पार्टी ने, नून लीग ने मुशर्रफ को प्रोटोकॉल देकर हस्पतालों में पहुंचाया और यहाँ से रुखसत किया, तो इस सवाल तारड़ साहब लीगली तो कवर कर गए, पॉलिटिकली करके, क्योंकि ये उसका हिस्सा थे, मतलब इनकी पार्टी। नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो हमारे वहाँ निज़ाम बन गया है कि ग्रुपों के सूरतों में हम मुल्क को होस्टेज कर लेते हैं, उसको ज़बरदस्ती अपने अंदर ले लेते हैं कि जी उसको लाइसेंस दे दिया कि तुम जाओ भाई तनसीबात उड़ा दो, सीक्रेट ऐड करो, इधर जासूसी करो, इंडियन आ जाएं, रॉ के लोग आएँ, दबा के यहाँ करें, उसकी दहशतगर्द उसको खुशामदीद के ऐसे डिसीजंस को। और जो डिसीजन देने वाले लोग हैं उनके ऊपर जो केसेस हैं उनका क्या होगा? यानी कि सादे कमीन का सर्टिफिकेट आप मुझे दे रहे हैं जबकि आप खुद सादे कमीन नहीं है। ये सवाल करने की ज़रूरत है, एक ढांचे को स्क्वायर करने की ज़रूरत है पाकिस्तान में, मजाक बंद होना चाहिए पाकिस्तान। अच्छा, मैंने एक और भी इशू जो है उसको भी बीच में ज़ेरे बहस लाना है, वो ये है कि आज जो हमारी पार्लियामेंट है आपको पीछे नज़र आ रही है, तो पार्लियामेंट के बाहर आज कुछ साबका जो पार्लियामेंटेरियन है उन्होंने धरना दिया। जी, धरना क्यों दिया उन्होंने? देखिए ज़रा, आज आपको वहाँ पे अख्तर मैंगल साहब नज़र आ रहे हैं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सरबराह हैं, तो उन्होंने वहाँ पे आज धरना दिया। क्यों दिया, ज़रा सुनिए। आज जो हमने गुज़श्ता हफ्ते ऐलान किया था कि जी 30 तारीख को हम पार्लियामेंट के सामने एक धरना देंगे, ज़रा पुरअमन हमारा एहतजाज है, जिसमें इशू वो आज का नहीं है, सिर्फ एक इलाके का, एक सूबे का नहीं है, पूरे पाकिस्तान का मिसिंग पर्सनस का मसला है, बिलखुसूस बलूचिस्तान में कदर ज़्यादा है। तो इसलिए क्योंकि हमने ये मसला पार्लियामेंट के अंदर भी उठाया था, ये दोनों जो बिल्डिंग हैं जी, एक तरफ पार्लियामेंट है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट है। 2012 में मैंने सुप्रीम कोर्ट में भी ये मसला रेज़ किया था, और पार्लियामेंट में एक बार नहीं कई बार हमने इस मसले को रेज़ किया हुआ है। तो ये जो धरना था आज पार्लियामेंट हाउस के बाहर, इसकी फिर बाज़गश्त जो है वो आज सेनेट के इजलास में भी सुनाई दी। वहाँ पे रज़ा रबानी साहब ने भी इसके बारे में बात की और निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती साहब ने भी की।
पार्लियामान के बाहर अख्तर मेंगल साहब ने और सिविल सोसाइटी ने एक धरना दिया हुआ है। प्रॉब्लम है मिसिंग पर्सन्स का, और उसके साथ साथ जो बलूचिस्तान के अंदर डेथ स्क्वाड्स जो ऑपरेट कर रही हैं। बड़ा एक क्रॉनिक सा इशू है ये मिसिंग पर्सन्स का, जो कि मैं समझता हूँ कि एक डाइसी सब्जेक्ट है सर। डेथ स्क्वाड्स की बात की ऑनरेबल सेनेटर रज़ा रबानी साहब ने, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बड़ा क्लियर है कि कोई प्राइवेट लश्कर नहीं रख सकता है। तो इस तरह के पॉलिटिकल स्लोगन्स तो हमने बलूचिस्तान में बहुत दफ़ा देखे और इलेक्शन के करीब तो बहुत ज़्यादा देखे हैं, लेकिन जिन लोगों पर ये इल्ज़ाम लगता है उसकी कोई सॉलिड एविडेंसेस आज तक कहीं भी सामने नहीं रहेगी। तो सॉलिड एविडेंस लाना अख्तर मेंगल साहब का काम है, लेकिन आर्टिकल 256 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान बहुत क्लियरली कहता है कि पाकिस्तान में किसी को प्राइवेट आर्मी रखने की या ऑपरेट करने की इजाज़त नहीं है। मज़ीद गुफ्तगू करेंगे एक वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। अता तारड़ साहब, आपको याद होगा कि जब नवाज शरीफ साहब हुकूमत में नहीं थे और अभी तीसरी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे, तो मिसिंग पर्सनस के मामले में वो काफ़ी बात करते थे। उसके बाद फिर मरियम नवाज शरीफ साहबा भी 1.5-2 साल पहले तक वो भी मिसिंग पर्सनस का इशू जो है उसको बिल्कुल रेज़ करती थी। लेकिन अब आपकी पार्टी इस इशू पर बिल्कुल खामोश नज़र आती है और आपके एक साबका इत्तेहादी अख्तर मेंगल साहब ने आज पार्लियामेंट हाउस के बाहर इस पर एक धरना भी दिया इस मामले पे। तो इस मामले पे आपकी पार्टी की खामोशी की क्या वजह है? नहीं, देखिए, खामोशी बिल्कुल नहीं है। शहबाज शरीफ साहब बतौर वज़ीर-ए-आज़म, आपको याद होगा, अथर मिनल्ला साहब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे, तो शहबाज साहब अदालत में पेश हुए थे और वहाँ पे वज़ीर दाखिला उस वक्त के राना सनाउल्लाह साहब भी पेश हुए थे। तो हमारी पॉलिटिकल विल मौजूद है और हम ये समझते हैं कि ये मिसिंग पर्सन का मामला हल तलब भी है और हल होना भी चाहिए और ये हल हो भी सकता है। ये बिल्कुल नामुमकिन मामला नहीं है, इस पे हमने बिल्कुल होप गिव अप नहीं की। तो मैं बिल्कुल बड़ा फर्मली ये बिलीव करता हूँ कि इसको हल किया भी जा सकता है और किया जाना चाहिए, और मुझे होप भी नज़र आती है कि आने वाले माह में, साल में हो सकता है कि ये मामला अपने मंतकी अंजाम तक पहुँच जाए और ये हल हो जाए। मैं किसी क्या साराई से परहेज करना चाहता हूँ, मगर मुझे हर तरफ से ये होप नज़र आती है। क्या आपका क्या ख्याल है? साहब देखिए, तो मुनाफकत है ना, कभी आप इत्तेहादी हैं, कभी आप मिसिंग पर्सनस पे खड़े हुए हैं। अब एक्चुअली हुआ क्या है कि जब मियाँ साहब वापस आए, उस तकरीर के अंदर सबको गेम समझ में आ गई कि नून, इस्तेकाम पाकिस्तान, खटक और आज़ाद ये एक लॉबी बन के गवर्नमेंट की तरफ जा रही है। पीपल्स पार्टी और ये जो मेंगल साहब हैं जो इत्तेहादी थे, उनको लग रहा है कि हमारे साथ तो गेम हो गई, हमें इस्तेमाल भी कर लिया। मज़े इन्होंने दो सब ने एक दूसरे के साथ लूटे हैं। इस पीडीएम की 16 महीने की हुकूमत ने केसेस भी माफ़ करवाए, उधार भी चढ़ाया, कर्जे भी चढ़ाए, तबाह भी कर दिया मुल्क में, महंगाई भी लिया है, बर्बाद भी कर दिया मुल्क को, लेकिन मज़े सब ने लूटे। उसके बाद अब इनके पास शर्म भी नहीं है कि मुनाफकत करते हैं। वहाँ पीपल्स पार्टी मुनाफकत करती है, वो इनके बारे में बुरा भला कहती है, मेंगल साहब कह रहे हैं, मौलाना साहब कह रहे हैं। अब इनके यहाँ गेम हो गई और ये पॉलिटिकल चेस है। इनको इस्तेमाल किया टिश्यू पेपर की तरह। किसने इस्तेमाल किया? मियाँ पीडीएम ने किया, और अब पीडीएम इस्तेकाम पाकिस्तान और खटक साहब की तरफ, आज़ाद की तरफ देख रही है। हुकूमत बनाने की ज़रूरत है, उनके आपका गेम हो गई। अब जो मज़े लूटे हैं, अब ये ब्लैकमेलिंग करके, मुनाफकत करके, कोई मिसिंग पर्सन का ले आता है, कोई आइन का ले आता है, कोई महाजरों की बात कर देता है, कोई महाजरीन की बात कर देता है, कोई उठाने जलाओ घेराव की बातें करता है, कोई एहतजाज की बातें, सब मुनाफिक हैं, पेट फाड़ने की बातें करते हैं। अब इनको स्लोगन कोई नहीं मिल रहा। देखें, नून लीग का आया बयानिया, हम एहतसाब करेंगे, ख़ास का पिट गया, रिवर्स हो गया, गेयर लग गया फ़ौरन, उन्होंने बिल्कुल बयानबाजी बंद कर दी, वो बयानिया नहीं चल सका। इन्हें ये बयानिया लेके आए मिसिंग पर्सन का, ये भी नहीं चल रहा। वो MQM लाई अपना, पीपल्स पार्टी रोटी कपड़ा मकान का लेकर आई है, और इलेक्शन की नई तारीख दो, हमें इलेक्शन चाहिए, हमें डेमोक्रेसी चाहिए। आपका भी किसी का नारा पिट, सब नारे पिट गए। आपका भी एक बयानिया है, बताएं कि ये सारे के सारे जो हैं चोर डाकू हैं। हाँ, मैं तो अभी भी कहता हूँ चोर डाकू, आप कम बोल रहे हैं। बेईमान, चोर डाकू, एक्सपायर्ड ये लीडरान है, इनसे निजात मिले। आज भी मैं उस चीज पे खड़ा हूं कि 5000 आदमियों को पाकिस्तान में जब लटकाएंगे नहीं, डर नहीं पैदा करेंगे, हर जगह थोड़े 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 आदमी, 24 करोड़ में 5000 आदमी मारना क्या मुश्किल काम है? अल्टीमेटली आपका बयानिया जीत जाएगा आपके ख्याल में? मेरा ख्याल है। समझ आई कुछ आपको? देखें, मैं तो बड़ा वाज़ेह तौर पर समझता हूँ कि जब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत रही है तो उस पूरे दौर में 16 महीने जिस तरह से लाकानूनीयत रही और उसका वो तमाशा जो है वो ख़ुद देख रहे थे, वज़ीर आज़म थे, और रोज़ाना अगवा होते थे, रोज़ाना लोगों के घरों में छापे मारे जाते थे, रोज़ाना
लोगों के कारोबार बंद हो रहे थे, उनके भाइयों को, रिश्तेदारों को उठाया जाता था, बेगुनाह लोगों के ऊपर एक FIR, दूसरी, तीसरी, सैकड़ों के साथ हिसाब से वो FIRs दर्ज हुई और पुलिस का कंडक्ट भी देखा कि वो कभी जो है फ़ाइल नहीं पेश कर रहे और वो सारा हर चीज़ उनके अंडर थी। तो वो बात तो बिल्कुल है ना कि इन्होंने खुद जो है वो जानबूझकर करवाया, जो कि मानते नहीं है कि हमारे दौर में कभी भी हमने किसी को इंस्ट्रक्शन नहीं दी। क्वेटा में कत्ल होता है वकील का तो फ़ौरन तारड़ साहब ही हैं जो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि ये इमरान खान पे मुकदमा दर्ज होगा। इमरान खान को ख्वाब भी नहीं आई कि मेरे ऊपर किसी ने वहाँ पर दरख्वास्त दी, क्योंकि खान साहब को तो नोटिस ही नहीं हुआ, तो खान साहब को कैसे पता कि वहाँ पर ये मामला हो गया। जवाब ले लें, बिल्कुल ले लें, और साइफर और 9 मई के हवाले से भी मैं उनको जवाब दूंगा क्योंकि वो पेंडिंग है। साइफर वाला केस ना देखें ना, जरा टाइम कम है। जरा तारड़ साहब जरा ये कोयटा में जो वकील का कत्ल हुआ और इल्ज़ाम इमरान खान पे लगा, जरा उसका जवाब दे दें। उसका जवाब बड़ा सिंपल है। उन वकील साहब अब्दुल रज़ाक शर साहब के बेटे ने, जो उनका कानूनी वारिस है, उसने इमरान खान साहब को FIR में नॉमिनेट किया। मेरे पे क्यों चढ़ते हैं? मेरे पे किस बात की चढ़ाई है? आप उसके बेटे से बात करें जाके, जो वारिस है जिसने FIR में नॉमिनेट कर दिया है। आपको तारड़ी नजर आता है। और वाडा साहब मेरे भाई हैं, काफी बहुत काबिल एहतराम है। ये जो 5000 बंदे के लटकाने की फहरिस्त अगर बनी तो शायद इनका भी नाम उसके अंदर आ जाए। जरा एहतियात से बात। अच्छा, मैं भी एक आप सबको मुतवज्जा करना चाहता हूं कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक मोअज़्ज़ज़ जज जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने जो बुशरा बीबी की ऑडियो लीक्स केस है उसमें कुछ बहुत ही अहम रिमार्क्स दिए हैं, वो काबिल तवज्जो हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस की जा सकती है, कौन ऐसा कर सकता है। PTA कह रही है उन्होंने किसी को इजाज़त नहीं दी, तो फिर ये सब सर्विलेंस कौन कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म काबीना से बात करें, क्योंकि ऑडियो टेपिंग से मुतल्लिक कोई कानूनी फ्रेमवर्क होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि हमारे दफ्तरों और चैम्बरों में हमारी गुफ्तगू रिकॉर्ड हो रही हो। वज़ीर-ए-आज़म हाउस, वज़ीर-ए-आज़म, उनके ख़ानदान और चीफ जस्टिस के ख़ानदान की ऑडियोज़ लीक हुई हैं। अगर हमारे फ़ोन की निगरानी की जा रही है तो हमें पता होना चाहिए ऐसा कौन कर रहा है। ऑडियो लीक्स के कानूनी दायरा कार पर जवाब जमा कराने के लिए अटॉर्नी जनरल को 4 हफ्तों का वक्त दिया गया है। पंचोता साहब, आपके ख्याल में ये एक अहम इशू है? जी, मैं बिल्कुल इस केस के अंदर आज पेश हुआ हूँ और इसके ऊपर 2 तारीखें पहले हो चुकी हैं और नजम साकिब का भी आज वो केस क्योंकि क्लब था और अटॉर्नी जनरल ने आके बयान दिया है कोर्ट के अंदर कि पार्लिमानी कमेटी की तरफ से जो नोटिस भिजवाया गया है उसको इख्तियार नहीं है, तो लिहाजा वो नोटिस वापस लिए जाए और उस दरख्वास्त को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए। नंबर 1। नंबर 2, इसके अंदर पटिशन जो दायर की थी कि हमने उसके अंदर दरख्वास्त ये की थी कि किस तरह से ये किसी की प्राइवेसी के ऊपर हमला हो सकता है कि एक वज़ीर-ए-आज़म मौजूद है, उसकी रिकॉर्डिंग की जाती है, कौन टैप करता है, किसको अथॉरिटी होती है, कौन पीछे अथराइज़ करता है और कैसे इसको से जो है वो सीक्रेट रखा जाता है और कैसे इसको फिर किसी को दिया जाता है, उसको ब्लैकमेल किया जाता है। उसका पूरा लॉ बताएं कि किस कानून के तहत कौन ये करवा रहा है। तो उसके ऊपर अटॉर्नी जनरल साहब जब पेश हुए तो उनके पास कोई जो है वैलिड जवाब नहीं था, इसलिए 4 हफ्ते का टाइम मिल गया। इसलिए उन्होंने 4 हफ्ते का टाइम मांगा और जस्टिस साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा कि ये देखें, ये कोई मजाक तो नहीं है ना कि आप मेरी रिकॉर्डिंग कर लें, चीफ साहब की कर लें, किसी की भी कर लें और वो गैर कानूनी तरीके से जो है मीडिया के ऊपर चला दें और किसी के ऊपर फ़ौरन ही वो इस तरह से। हमारी और आपकी रिकॉर्डिंग तो साल से हो रही है, हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। देखिए, ओवरऑल सिस्टम बात है कि एक जज साहब ने आज पूछ लिया है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तारड़ साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।